हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी चैप्टर नंबर 19 जो रहेगा उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के वेरियस एग्जामिनेशन जैसे लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए लगातार हम जो है थ्योरी लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 हम देखेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने के जिन पॉइंट्स की संभावनाएं हैं उन्हीं थ्योरी चैप्टर्स को हम लेके आ रहे हैं लगातार। प्रीवियस जितने भी हम सेशन डिस्कस कर चुके हैं लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आगे भी इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट रहेगा लेकिन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल। आप सभी को पता होगा अम्ल, अम्ल किस तरीके से हम इसको मापते हैं वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कैसा टेस्ट होता है, ये खट्टे टेस्ट वाले होते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी विलियन में एसिड की प्रेजेंस निकालनी है, एसिड का पता लगाना है कि उस विलियन में एसिड है या नहीं है, तो आपको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिटमस। लिटमस पेपर क्या होता है कि एक प्रकार का सूचक होता है जो बताता है कि इस किसी भी पर्टिकुलर विलियन में अम्ल है या फिर क्षार यानी कि बेस है। तो ये क्या करेगा, अगर एसिड हुआ तो एसिड होता है तो लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एसिड्स होते हैं वो ऊष्मा के, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पिकल आर ऑलवेज केप्ट इन ग्लास। तो देखिए अचार जो होते हैं वो हमेशा जो जार होते हैं, ग्लास जार होते हैं, उसमें ही बंद करके रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि अचार में एसिड होता है, एसिड पाया जाता है, एसिड की मात्राएं पाई जाती हैं अचार में। तो एसिड क्या करता है कि अगर आप उसको मेटल के कंटेनर में भर के रखेंगे तो वो मेटल के कंटेनर के साथ में रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको हम किस में रखते हैं, ग्लास जार में रखते हैं। और रिएक्ट करने के बाद मेटल से एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ग्लास जार में रखते हैं एसिड को, क्योंकि उसके साथ में वो अभिक्रिया नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है। अब ये ऐसे सब्सटेंस है जिसका कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है। इसको हम अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें, ऊपर वाले का अम्ल का कैसा होता है भाई, खट्टा होता है। ये क्या है, क्षार है, इसका बिटर टेस्ट है। अब ये लिटमस पेपर में से कैसे पहचान करेंगे, ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एसिड की हम पहचान कैसे कर रहे थे कि भाई ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा था। ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आप एसिड डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर। बात करें अगर बेसिस की यानी कि क्षार की, तो ये अलग अलग रंगों में मौजूद होते हैं, एसिड्स में भी होते हैं और बेस सॉल्यूशंस में भी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं लवण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, नोट डाउन करते चले जाना, बहुत यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार के बीच में क्या पाए जाते हैं भाई, लवण पाए जाते हैं, यानी कि सॉल्ट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं ना। अब इनको किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये आता है पीएच, पीएच स्केल पर मेजर किया जाता है। और ये एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करता है। जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या डिफाइन करेगी, अगर आपका पीएच 7 है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बेस को रिप्रेजेंट करेगा। पीएच अगर आपके पास लेस देन 7 है, इट विल बी एसिड। और ग्रेटर देन अगर आपकी पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा है तो ये हो गई क्षार यानी कि बेस। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक फ्यूल, ईंधन क्या होता है। आप सभी को पता है ईंधन का इस्तेमाल आप डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, जो रोड पर आपका ट्रांसपोर्ट है, उसके इस्तेमाल के लिए उसका जो मेन सोर्स है चलने का वो क्या है, ईंधन है, फ्यूल है। घर में आप खाना बनाते हैं तो गैस आपका एक फ्यूल है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी ऐसा पदार्थ जो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट यानी कि ऊष्मा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रकाश प्रोड्यूस करेगा जलने पर, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूल कहलाएगा। बात क्लियर हो गई सिंपल और इजी लैंग्वेज में, कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग पर अगर हम उनको जलाते हैं
तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऊष्मा निकलेगी या फिर लाइट निकलेगी उनके कंबशन पर। तो अगर आप देखो जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल एक फ्यूल है, डीजल भी हमारा एक फ्यूल है, ये क्या करते हैं भाई, इंजन में जाकर बर्न होते हैं। बर्न होने से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज यानी कि ऊष्मा रिलीज होती है, जिससे हमारा व्हीकल मूवमेंट आता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इसकी स्मेलिंग कैसी होती है, फॉल स्मेलिंग होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल मरकैप्टा। एथिल मरकैप्टन को जब हम ऐड करेंगे एलपीजी के साथ, तो वो क्या काम करता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात, जो फ्यूल होते हैं उनकी स्मेल जो है कैसी है, तो फॉल स्मेल होती है। एथिल मरकैप्टा को अगर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ में अगर हम मिक्स करते हैं, तो वो क्या डिफाइन करता है कि एलपीजी की जो लीकेज होती है उसको डिफाइन करने का काम करता है कि एलपीजी अगर लीक कर रही है किसी भी चीज में से, तो उसमें आप एथिल मरकैप्टा ऐड कर देंगे तो वहां से पता चल जाएगा आपको कि ये लीकेज हो रही है। ऑर्डरलेस गैस होती है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोयले के बारे में। कोयला, कोल, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, फ्यूल है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ फ्यूल। और कोल कहाँ से मिलता है, कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज। तो कोयला एक फ्यूल है, कहाँ से मिलेगा, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। जितने भी वेजिटेबल मटेरियल होते हैं हमारे, उनके कार्बोनाइजेशन से आपको कोल मिलता है, ठीक है। और कोल के कुछ प्रारूप हैं या कुछ स्वरूप हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कोल पीट, पीट भी एक प्रकार का कोल है जिसमें 60% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट एंड ब्राउन कोल में जो है 70% कार्बन की परसेंटेज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भाई पीट में कितनी परसेंट कार्बन पाई जाती है। भाई ये कोयले के ही अपरूप हैं, इस चीज से ध्यान दीजिए। बिटुमिनस, इसमें 60 to 80% जो है कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोल, इसमें 90% आपका कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट बचता है फेम। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रारूप है, वेराइटीज है, क्वालिटीज है कोल की, कोयले की। पीट में 60%, लिग्नाइट एंड ब्राउन कोल में 70% कार्बन, बिटुमिनस में 60 to 80% कार्बन और एंथ्रेसाइट कोल में 90% कार्बन। इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से। नेक्स्ट बात करते हैं एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। इंपॉर्टेंट, और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर दोबारा क्विक रिवीजन। परमाणु, अणु और तत्व, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल हमारा एटम होता है, लेकिन ये फ्री, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा आपको एटम। मुक्त अवस्था में जो सबसे छोटा पार्टिकल है होता है, जो सबसे छोटा तत्व होता है किस, तो वो क्या है भाई, वो है हमारे पास मॉलिक्यूल। जो फ्री एग्जिस्ट करता है, जो फ्री स्टेट में यानी कि मुक्त अवस्था में जो सबसे छोटा पार्टिकल पाया जाता है, वो है हमारे पास मॉलिक्यूल, ध्यान देना। और मॉलिक्यूल से भी छोटा कौन सा होता है, एटम होता है, लेकिन ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। बात क्लियर। एटम किस चीज से मिलकर बना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर क्या चीज पाई जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन P+N जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये हम कई बार देख चुके हैं, थ्योरी लेक्चर आप प्रीवियस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, सेंटर ऑफ किसी भी एटम का जो सेंटर होता है वो नाभिक कहलाता है, यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। जहां पर एटम के अंदर क्या चीज होंगी भाई, अभी देख लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब कितनी, किस चीज से मिलकर बने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर साइड में रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। बात क्लियर। एटम जो है कंबाइन होते हैं, अगर एटम आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं, क्या चीज बनाते हैं भाई, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, जो फ्री अवस्था यानी मुक्त अवस्था में रह सकता है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट पार्ट आता है आइसोटोप एंड आइसोबार्स, समस्थानिक और संभारिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आइसोटॉप्स समस्थानिक वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास नंबर। देखिए भाई, इनका एटॉमिक नंबर एक रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है एक रहता है आइसोटॉप्स का, ध्यान रखना, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक का, लेकिन इनका मास नंबर जो है डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। बात क्लियर हो गई। और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आइसोबार्स पर, संभारिक। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गए, बस आप ऐसे समझ सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट होगा यहां पर, और मास नंबर जो है सेम रहेगा सभी का। आइसोटॉप्स में क्या था,
भाई आइसोटॉप्स में आपको पता है मास नंबर डिफरेंट था और एटॉमिक नंबर जो है सेम था। फॉर एग्जांपल 18 आर्गन 40 या फिर 19 के 40, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मास नंबर 40 जो है सेम है, बाकी ये चीज आपकी चेंज होती जा रही है, एटॉमिक नंबर आपकी चेंज होती जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे 1H1 1H2, तो ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं, तो इसमें क्या है, नीचे की चीजें आपकी एटॉमिक नंबर जो है सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डेटिंग टेक्निक्स। अब डेटिंग टेक्निक्स क्या होती है भाई, डेटिंग टेक्निक्स रेडियो कार्बन में इस्तेमाल की जाती है। जितने भी रेडियो कार्बन एलिमेंट्स होती हैं उनकी आयु पता लगाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटिंग टेक्निक्स, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन, जैसे यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस होती है, ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है जिससे कि आप जैसे पृथ्वी की आयु पता लगाने के लिए, किसी भी मिनरल की, किसी भी चट्टान की आयु पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बैटरी। भाई बैटरी क्या है, बैटरी एक प्रकार का यंत्र है, डिवाइस है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, पॉइंट नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 1 कि बैटरी किस चीज को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये दो प्रकार की होती है हमारे पास बैटरीज। पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो दोबारा से चार्ज नहीं की जा सकती, नॉन रिचार्जेबल। जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, वो नॉन रिचार्जेबल है। ड्राई सेल हो गया, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। या मरकरी सेल हो गया, इनको भी हम नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास जो सेकेंडरी, द्वितीय प्रकार की जो बैटरीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रिचार्जेबल साइकिल होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके घरों में बैटरीज पाई जाती हैं, जो सेल्स पड़ते हैं उसमें, वो क्या होती है, रिचार्जेबल होती हैं। निकल कैडमियम बैटरीज, ये सब क्या होती है, इनको दोबारा से हम रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो लेक्चर का कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं जंग। अब जंग लगने की प्रक्रिया किस पर होती है भाई, मेटल्स पर होती है। जितने भी धातु होते हैं उन पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो ये देखिए ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल होता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में, वायु में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ मिलकर और मॉइस्चर की प्रेजेंट में, नमी के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कर लेता है, जिससे कि मेटल सरफेस जो है इरोड होने लगती है, खराब होने लगती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्वेश्चन आता है कि भाई कोरोजन किस प्रकार का प्रोसेस है, तो कोरोजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। बात क्लियर। तो आयरन जब, जो लोहा है, हवा से एक्सपोज होता है कि हवा के कांटेक्ट में आता है, तो आयरन सरफेस जो है ब्राउन होने लगती है। किसके फॉर्मेशन, उसके ऊपर जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जमने लगता है। जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3 इंटू H2O। H2O हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो भी मॉइस्चर होता है उसकी प्रेजेंट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना या रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सिल्वर जो होती है वो ब्लैक हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो है Ag2S के प्रेजेंस की वजह से कैसे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आपसे नए थ्योरी सेशन में लैब असिस्टेंट एंड पर्यावरण पर्यवेक्षण की इसी तरीके से उत्तराखंड की प्रिपरेशन करने के लिए। वीडियो लेक्चर पसंद आ गया तो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।